हेलो एंड वेलकम। अगर आप DynamoDB के सभी वीडियो अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम है आज का हमारा टॉपिक क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हम क्या सीखने वाले हैं। राइट नाउ अभी मैं DynamoDB कंसोल में हूँ और जब हम कोई नया टेबल बनाने जा रहे हैं और जब हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और कस्टमाइज सेटिंग में जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है कैपेसिटी कैलकुलेटर। अब ये जो कैपेसिटी कैलकुलेटर है ना, ये एक्चुअली हमें हेल्प करता है DynamoDB के टेबल की साइज डिसाइड करने में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि अगर आपको इस कैपेसिटी कैलकुलेटर का यूज करना है तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एक है रीड कंसिस्टेंसी और दूसरा है राइट कंसिस्टेंसी। अब रीड कंसिस्टेंसी में भी हमारे पास तीन ऑप्शन है, इवेंचुअली कंसिस्टेंट, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट एंड ट्रांजैक्शनल। और राइट में हमारे पास दो ऑप्शंस है, स्टैंडर्ड एंड ट्रांजैक्शनल। अब मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बोला था कि भाई अगर इसको समझना है ना तो स्टोरेज फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि हाउ DynamoDB स्टोर्स डेटा इनटू द स्टोरेज, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं तीनों रीड कंसिस्टेंसी मॉडल्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना है तो आपको स्टोरेज फंडामेंटल ऑफ DynamoDB क्लियर होना चाहिए और उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पूरा स्टोरेज सिस्टम समझाया था। मैंने समझाया था कि लीडर नोड एक्चुअली क्या होता है, रेप्लिका नोड क्या होता है। ओके, और इसी टर्मिनोलॉजी का यूज हम इस वीडियो में करेंगे। अब इस बार मैं अभी ये पूरा आपको नहीं समझाने वाला हूं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके अंदर हमें तीनों रीड कंसिस्टेंसी मॉडल्स को समझना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इवेंचुअली कंसिस्टेंट, उसके बाद स्ट्रांगली एंड देन ट्रांजैक्शनल। तो पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, अंडरस्टैंड इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड। ओके, देखिए यहां पे मेरे पास स्टोरेज का मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया है, राइट, जिसमें एक है लीडर नोड। जैसे कि आपको मालूम है लीडर नोड क्या करता है, राइट करने का काम इसका है। जैसे आप अगर डेटाबेस में कोई नया आइटम ऐड करोगे तो ये राइट करता है, हालांकि ये रीड भी कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ राइट एंड रीड। अब इसकी हाई अवेलेबिलिटी जो हैंडल करता है ना, वो है रेप्लिका नोड। तो यहां पे है रेप्लिका नोड 1, रेप्लिका नोड 2। यहां एक्चुअली 2 होना चाहिए, ठीक है। अब आप उसको 2 ही गिनिएगा। अब यहां पे क्या होता है कि अगर आपके लीडर नोड को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप रेप्लिका नोड में से डेटा रीड कर सकते हो, और रेप्लिका नोड जो होते हैं वो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये AWS के AZ1 में है, ये AZ2 में है, अवेलेबिलिटी जोन 2 में है, और ये AZ3 में है, राइट। नाउ जब भी आप कोई डेटा लिखते हो, राइट ऑपरेशंस जो है वो एक्चुअली होता है लीडर नोड में। अब जैसे मैंने एक पार्टीशन में लिखा A, तो वो रेप्लिकेट होके यहां आ जाएगा, ये रेप्लिकेट होके यहां भी आ जाएगा, यानी कि लिखा जाता है लीडर नोड में, वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट होके रेप्लिका नोड्स में आ जाता है, राइट। अब हम इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड को समझते हैं और हम ये समझने वाले हैं कि इसमें ऑपरेशन यानी कि पूरा काम कैसे होता है। अब जैसे कि आपने एक रीड क्वेरी भेजा, राइट, रीड क्वेरी आपने जनरेट किया है, रीड ABC 3 आइटम्स है, आपको रीड करना है। अब ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड है ना, वो रीड करने के लिए तीनों का यूज करता है, यानी कि वो रेप्लिका नोड का भी यूज कर सकता है, लीडर नोड का भी यूज कर सकता है। तो हमारे पास 3 है, रेप्लिका नोड 1, लीडर नोड 1 एंड रेप्लिका नोड 2। तो तीनों के पास जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो A यहां से रीड कर लेगा, B
यहां से रीड कर लेगा और सी यहां से रीड कर लेगा। डेटा तो तीनों के पास है, पर बात ये याद रखना है कि वो एट अ टाइम वन आइटम रीड करता है। पहले ए रीड करेगा, फिर बी रीड करेगा, फिर सी रीड करेगा, और तीनों को यूज कर सकता है वो। अब इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ये तीनों को यूज कर रहा है, और क्योंकि हमारे पास तीन तीन नोड्स है, हमें यहां पे फास्ट परफॉर्मेंस भी मिलता है। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड के साथ। क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको समझाता हूं। ये प्रॉब्लम ही अच्छी तरह से समझना है आपको। देखो क्या होगा यहां पे ये होगा कि अगर आप यहां पे कुछ लिखोगे, जैसे कि मैंने यहां पे डी लिखा, ABC एक पार्टीशन में मैंने डी लिखा। अब डी जो है ना, ये एक्चुअली रेप्लिकेट होके यहां पे भी आएगा और रेप्लिकेट होके यहां पर भी आएगा, है ना, रेप्लिकेशन होगा। अब रेप्लिकेशन जब होता है तब थोड़ा टाइम लगता है। तो यहां पे क्या होगा, टाइम यानी मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, राइट। तो अब यहां पे क्या होगा, जैसे आपने यहां पे डी लिखा, अब ये डी जो आइटम है ये सिंक्रोनाइज हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है रेप्लिका नोड 1 और रेप्लिका नोड 2 के साथ। अब उसी टाइम पे तुरंत आपने यहां से क्वेरी छोड़ दी कि भाई डी आइटम मुझे चाहिए। तो ये हो सकता है कि ये लीडर नोड में ना जाके इससे पूछ लेगा कि भाई डी दे दे, इससे पूछ लेगा डी दे दे। अब ये दोनों तो रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो रेप्लिकेशन अभी हो रहा है, तो इसके पास डी नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है कि कभी कभार आपको वहां से जो क्वेरी रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है माइक्रो सेकंड के लिए या तो मिनी सेकंड के लिए, क्योंकि यहां मेन राइट होके रेप्लिकेशन होके यहां पे आएगा, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा ही होता है जब आप न्यू रिकॉर्ड डालते हो, जैसे मैंने डी डाला। वैसा ही होता है जब आप कोई रिकॉर्ड को एडिट करते हो, जैसे मैंने यहां पर एक और रिकॉर्ड को चेंज करके एक्स कर दिया, अब यहां पे रेप्लिकेट हो रहा है। आपने तुरंत क्वेरी कर दी ए आइटम दे दो, यहां पे तो सिर्फ ए है क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं हुआ। यहां पे आप जाओगे ना तो आपको एक्स मिल जाएगा क्योंकि ए अब एक्स हो चुका है, पर यहां पे रेप्लिकेट नहीं हुआ है, तो यहां से अगर क्वेरी गया तो स्टिल आपको ए ही दिखाएगा क्योंकि रेप्लिकेशन अभी बन रहा है। ये इसका प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इवेंचुअली कंसिस्टेंट, राइट। आपको हर बार परफेक्ट डेटा मिलेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है जब आप इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड पे काम करते हो। अब आप बोलोगे यार ये आउटडेटेड डेटा आएगा तो हमें तो प्रॉब्लम होगा। नहीं भाई, प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का खेल है, क्योंकि जैसे ही रेप्लिकेशन हो जाएगा वो अपडेट हो जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन डिपेंड है, जैसे कोई आपका एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको सोशल मीडिया फीड वगैरह ऐड करना है, राइट, तो आपका एप्लीकेशन है वो इतना कोई हाई लेवल का एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको इसी मोड पे जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा यूजफुल चीज यह है कि स्पीड में सबसे फास्ट है, और क्योंकि आपके पास एक लीडर नोड और मल्टीपल रेप्लिका नोड यहां पे काम कर रहे हैं, ये सबसे इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन है, क्योंकि तीनों नोड से आप रीड कर सकते हो, तो इसमें कंप्यूट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, राइट। तो ये इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन, फास्ट सॉल्यूशन। पर एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको बोला कि कभी कभार आपको आउटडेटेड डेटा मिल सकता है, राइट। ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट है स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड। अब स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, स्ट्रांगली शब्द को याद रखिएगा। स्ट्रांगली का मतलब क्या है, आपको चाहिए अप टू डेट डेटा, कोई आउटडेटेड नहीं, कोई पुराना वाला डेटा नहीं, ऑलवेज अप टू डेट। अब आप मुझे ये बताओ, अप टू डेट डेटा किसके पास मिलेगा, जो राइट करता है वो। यहां डेटा राइट होता है, ओके, फिर यहां सिंक होता है। आप सिंक होने से पहले पहुंच जाते हो रेप्लिका नोड के पास, तो क्या होगा, आउटडेटेड मिलेगा। इसमें क्या होता है, जब आप स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड सिलेक्ट करते हो ना, वो रीड करने के लिए जाएगा किसके पास, ओनली लीडर नोड के पास। जैसे आपने बोला मुझे चाहिए ABC, वन आइटम एट अ टाइम होगा, तो पहले वो बोलेगा A दे दो, उसके बाद जाएगा B, उसके बाद C, तो 3 बार में 3 रिक्वेस्ट यहां पे मिल जाएगी। तो यहां पे
आपको हर बार लेटेस्ट ही डेटा मिलेगा, क्योंकि रीड करने के लिए आप किसके पास जा रहे हो? लीडर नोड के पास। अब यहां पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप बोलोगे ठीक है, तो फिर आपने ये रेप्लिका नोड रखे क्यों है भाई? क्योंकि आप क्वेरी भी लीडर नोड के पास कर रहे हो, राइट तो हमारा लीडर नोड कर ही रहा है। तो ये भाई ये है ना, सिर्फ हाई अवेलेबिलिटी के लिए है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब अगर लीडर नोड को कुछ हो गया तो आपका डेटा यहां पे रेप्लिकेटेड है, आप उससे काम चला सकते हो। तो प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या है भाई? अपना लीडर नोड है ना, वो एकदम बिजी हो जाएगा। वो राइट ऑपरेशन कर रहा है, वो रीड ऑपरेशन कर रहा है, तो इसका कंप्यूट पावर हमें हाई लेवल में रखना पड़ता है। ओके, हाई लेवल में रखना पड़ता है, क्योंकि यही पूरा काम कर रहा है, राइटिंग, रीडिंग, सब कुछ। ये तो सिर्फ हाई अवेलेबिलिटी के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। इसमें थोड़ा एक्सपेंस आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके लीडर नोड्स है वो मल्टीपल हो सकते हैं, राइट? तो जितने आपके लीडर नोड्स है उसकी कैपेसिटी बहुत आपको हाई चाहिए, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। पर आपको जो डेटा मिलेगा ना, वो परफेक्ट एक्यूरेट डेटा मिलेगा, राइट? तो ये था एक्चुअली स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड। आपको यहां पे नाम सुन के ही पता चल जाएगा आप। और एक तीसरा है जो है ट्रांजैक्शनल रीड। अब ट्रांजैक्शनल रीड में भी आपको जो डेटा मिलेगा वो ऑलवेज लेटेस्ट मिलेगा। अब मैंने आपको बोल दिया कि लेटेस्ट डेटा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये भाई भी लीडर नोड के पास ही जाएगा। तो आप बोलोगे ठीक है, ये भी लीडर नोड के पास ही जाने वाला है, तो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इसमें क्या फर्क है? मेन एक फर्क है। वो फर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जब आप इसको यूज करते हो ना, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, और इसको बोलते हो 3 आइटम चाहिए, तो ये पहले ए को फेच करता है, फिर बी को फेच करता है, फिर सी को फेच करता है। 3 बार में आइटम फेच होगी, 3 आइटम। यहां पे है ना, एक बार में ए, बी और सी तीनों आइटम है ना फेच हो जाएगी एक ही बार में, यानी कि तीनों आइटम का आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। तो जो हमने पहले देखा, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट लेटेस्ट डेटा देगा एक आइटम के लिए, फिर दूसरी आइटम के लिए लेटेस्ट, फिर तीसरी आइटम के लिए, राइट? यहां पे क्या होगा? तीनों के लिए, तीनों आइटम के लिए एट ए टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज के फेच कर लेगा। तो ये आपको बेस्ट ऑल द आइटम के लिए लेटेस्ट डेटा दे सकता है। अगेन कहानी वही रहेगी कि भाई ये लीडर नोड ही राइट ऑपरेशन करेगा, यही रीड ऑपरेशन करेगा। ये रेप्लिका नोड्स सिर्फ बैकअप के लिए काम आएंगे, यानी हाई अवेलेबिलिटी के लिए काम आएंगे, परफॉर्मेंस बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। और क्योंकि अब आप मल्टीपल आइटम्स फेच कर रहे हो आपके लीडर नोड में, तो लीडर नोड की कैपेसिटी आपको बहुत ही हाई चाहिए कंपेयर टू स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। तो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट से भी ज्यादा आपको कंप्यूट कैपेसिटी इस लीडर नोड की ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपका जो डेटा रिक्वायरमेंट है, रीड रिक्वायरमेंट है, वो है ट्रांजैक्शनल रीड। अब आप बोलोगे यार ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? ऐसी जरूरत बैंकिंग सेक्टर में होता है, राइट? जैसे आपने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर लिए, तुरंत आपको मैसेज आता है कि भाई आपका ये अमाउंट है वो, या तो जो आपका पैसा है वो इंक्रीज हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है, तो आपका न्यू बैलेंस ये है। तो ये जो ट्रांजैक्शनल सिस्टम होती है बैंकिंग या फाइनेंशियल, उसमें ये लोग इसका यूज करते हैं, राइट? तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो ये डिफरेंस है जिसका मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है। फटाफट इस टेबल को देख लेते हैं। डेटा एक्यूरेसी में रिटर्न स्लाइटली आउटडेटेड, ये ऑलवेज रिटर्न द लेटेस्ट डेटा, इंश्योर ऑल आइटम रिफ्लेक्ट द सेम कंसिस्टेंट स्टेट। यहां पे एक आइटम, यहां पे मल्टीपल आइटम, रीड सिंगल आइटम, ये मल्टीपल। स्पीड की बात करो, ये फास्टर। क्यों भाई? मल्टीपल रीड रेप्लिका आप यूज कर रहे हो, तीनों नोड हमने यूज कर लिया रीड करने के लिए। यहां पे स्लोअर, क्यों? सिर्फ लीडर नोड का यूज करेंगे। यहां पे स्लाइटली स्लोअर, उसमें भी मल्टीपल आइटम जा रहा है। ओके, यूज केस
एप्लीकेशन वे स्लाइड डिले एंड अपडेट्स आर एक्सेप्टेबल, सोशल मीडिया वगैरह में चलेगा। ये बैंकिंग इन्वेंटरी, ये भी ऑर्डर डिटेल और बैंकिंग इन्वेंटरी में चल सकता है। कंसिस्टेंसी गारंटी, हर बार आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा, इसमें गारंटी नहीं है। गारंटीड फॉर मल्टीपल आइटम्स। एंड फाइनली कंप्यूट पावर, इसमें लेस चाहिए क्योंकि मल्टीपल रीड रेप्लिका आप यूज कर सकते हो। इसमें हाई और इसमें मोस्ट, सबसे ज्यादा आपको चाहिए। अब आप बोलोगे ये तो हमने समझ लिया, पर इससे मैं अपने डेटाबेस यानी कि डायनामो डीबी टेबल की कैपेसिटी कैसे डिफाइन करूंगा, किस तरह से मैं काउंट करूंगा? इसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा आरसीयू। क्या बोलते हैं इसको? आरसीयू। आरसीयू का मतलब है रीड कैपेसिटी यूनिट। ओके, इसके बारे में हमें बात करना है। उसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा, पर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आरसीयू कंप्लीट करेंगे, उसके बाद राइट वाला ऑपरेशंस देखेंगे, और फिर राइट काउंट करने के लिए WRU, राइट, वो WCU, राइट कैपेसिटी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट रहेगा। आई होप आपको आज पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।